नाज़रीन, मेरे कप्तान इमरान खान साहब ने आज एक तकरीब से खिताब किया। 21 मिनट की तकरीर थी, लेकिन इस 21 मिनट की तकरीर के अंदर मुझे तकरीबन कोई 7 तज़ादात उनकी इस तकरीर के अंदर नजर आए। एथिक्स के अंदर यह भी शामिल होता है कि जब अगर एक बात कह दी जाए तो उससे फिरना नहीं है, क्योंकि उसको यू टर्न कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मेरे कप्तान इमरान खान साहब ने आज एक तकरीब से खिताब किया। बेसिकली स्कॉलर्स को आज इनवाइट किया गया था और अदीब हमारे मुल्क के वो उनके सामने बैठे हुए थे उस हॉल के अंदर, और इमरान खान साहब जो है उनसे ख़िताब कर रहे थे। मुख्तलिफ उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर बातें कहीं। तकरीबन ये कोई 21 मिनट की तकरीर थी, लेकिन इस 21 मिनट की तकरीर के अंदर मुझे तकरीबन कोई 7 तज़ादात उनकी इस तकरीर के अंदर नज़र आए। और मैं हैरान हो रहा था कि जिन अदीबों के सामने, जिन स्कॉलर्स के सामने आप ये बात कर रहे थे, मतलब उनका इंटेलेक्ट लेवल वैसे ही इतना हाई है, तो उनके सामने इस किस्म की बातें करना पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे। एनीवेज, ठीक है, हर एक की अपनी राय है। लेकिन जो 7 तज़ादात कम से कम मैंने देखे हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ, और उसके बाद जाहिर बात है आप अपनी राय रख सकते हैं। आप अगर इख्तलाफ करें, आपकी राय जो है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप भी अपनी राय दीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले बात जी, उन्होंने स्कॉलर्स के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि स्कॉलर्स जो हैं वो उनका बड़ा ज़रूरी है, बड़ा अहम किरदार होता है किसी सोसाइटी को अपलिफ्ट करने में। लेकिन स्कॉलर्स भी जो हैं वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। जी हाँ, स्कॉलर्स भी गलत रास्ते पे चले जाते हैं। उन्होंने एग्जैक्टली फरमाया क्या है, देखिएगा ज़रा। अगर स्कॉलर्स सही रास्ते पे सिविलाइजेशन को रखें तो उसका जवाल ना आए, लेकिन स्कॉलर्स भी गलत रास्ते पे चले जाते हैं। हमने अपनी आंखों से मगरबी सिविलाइजेशन को, मेरी अब इतनी उम्र है, मैंने देखा अंदर से, करीब से, और हमने देखा कि वो जब वो ऊपर जा रहे थे तो उनकी क्या खासियत थी। मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ। और जब उनकी जब स्कॉलर्स रास्ता अपना भूल गए तो उससे क्या नुकसानात हुए माशरे में। ये जनाब आपने उनकी गुफ्तगू सुनी कि जनाब स्कॉलर्स भी जो हैं वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं, और मगरिब में जो है वो स्कॉलर्स जब गलत रास्ते पे चले गए और वो अपना रास्ता भूल गए तो सिविलाइजेशन का जो है वो बुरा हाल हो गया और उनका बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो स्कॉलर होता है ना, वो किसी भी तरह का स्कॉलर हो सकता है, और फ़र्क ये होता है कि सही बात यही है कि स्कॉलर जो है वो एक सिविलाइजेशन को लीड करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप उस स्कॉलर को बोलने तो दें, आप उस स्कॉलर को अपने ख्यालात का इजहार तो करने दें। आप पहले ये देखें तो सही कि उस मुआशरे ने स्कॉलर को जगह क्या दी है। क्या हमारे मुल्क में आज स्कॉलर को आगे बढ़ने की इजाज़त है? आज एक स्कॉलर की तनख्वाह कितनी होती है यहाँ पे? और बड़े बड़े जो लोग ओहदों के ऊपर बैठे होते हैं, जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के जो मैनेजर्स होते हैं, सीईओज होते हैं, उनकी तनख्वाहें देखें, और आज यहाँ के स्कॉलर्स की, जिन लोगों ने पीएचडी की हुई है, जिन्होंने एमफिल्स किए हुए हैं, आप सोसाइटी के अंदर उनको देते क्या हैं? वो किस मुकाम के ऊपर खड़े हैं? अगर मैं सिर्फ छोटी सी आपको एग्जाम्पल दूँ, जो नोबेल इनाम जो मुल्क जीते हैं उसके अंदर पहले 20 मुल्कों के अंदर नंबर ऑफ नोबेल प्राइज विनर्स जो हैं वो पहले 20 मुल्कों में आज मुसलमान ममालिक शामिल नहीं हैं। आप यहाँ पे हैं, आपकी पोजीशन इस वक्त आज ये है। सबसे ज़्यादा नोबेल इनाम जो है वो अमेरिका में लोगों ने जीते हैं, 398 नोबेल इनाम जीत चुके हैं। इंग्लैंड के अंदर, यूके के अंदर, जहाँ पे इमरान खान साहब जाके क्रिकेट खेला करते थे और जहाँ से वो जीते हुए, वहाँ पे 137 लोगों ने नोबेल इनाम जीते हुए। जर्मनी में 111, फ्रांस में 70, रशिया में 32, इवन आपके पड़ोसी मुल्क भारत के अंदर 12 अफराद जो हैं वो नोबेल इनाम जीत चुके हैं। तो यहाँ पे आप, और आपके यहाँ पे जो नोबेल इनाम जीते हैं, जो लोग जीते हैं, जो 2 लोग जीते हैं, आप उनका हाल क्या करते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो इसलिए अगर आपने स्कॉलर्स को वाकई ये मुकाम देना है ना, तो सबसे पहले उनको अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले उनको इंपॉर्टेंस, सिर्फ तकरीरें कर देने से, एक तकरीब में खड़े होकर तकरीर कर देने से जो है वो स्कॉलर की अपलिफ्टिंग नहीं होती। स्कॉलर को आपको सोसाइटी के अंदर एक मुकाम देना होता है, आइडियोलॉजी देनी होती है, उसको वो जगह देनी होती है। उसके बाद सिविलाइजेशन जो है वो आगे लीड करती हैं। और आगे चल के इसी बात से इमरान खान साहब ने अपने आप को भी कॉन्ट्रडिक्ट किया है। मैं वो भी अभी आपको दिखाता हूँ। उसके बाद जी दूसरी बात, उन्होंने एक जो कॉन्ट्रडिक्टरी बात की, वो उन्होंने कहा कि जी
हमारी जो यूथ है, आज की जो हमारी यंग जनरेशन है, उसके ऊपर मीडिया और सोशल मीडिया का जो यलगार है और जिस किस्म का कंटेंट आ रहा है, हमें उससे जो है वो उसको बचाना है। और पहले कभी जो है वो इस किस्म का कंटेंट हमारी यूथ जो है वो नहीं देखती थी। बड़ी हंसी आई मुझे इस बात के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये खासा हासिल है, बल्कि अब तो मुस्लिम लीग नून को भी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भी जो है ये उनको ये इस बात का क्रेडिट जाता है कि जितने गंदे और घटिया अल्फाज के इस्तेमाल के साथ सोशल मीडिया ट्रेंड्स ट्विटर के ऊपर चलाए गए हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वालों का बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट हाथ है। और जिस जिस किस्म की ज़बान अपने मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल की गई है, अभी रिसेंटली आसमा शिराजी साहिबा के हवाले से जो ट्रेंड चलाया गया था, उसी से साबित हो जाता है कि आपने अपनी यूथ को क्या दिया है। आप कभी सोच सकते हैं, मैं हैरान होता हूँ कि इमरान खान साहब जो है वो यूथ के हवाले से इतने परेशान हैं, और उसके बाद हमारी ज़्यादातर ये जो सोशल मीडिया पर बैठते हैं, फेसबुक के ऊपर बैठते हैं या ट्विटर के ऊपर बैठते हैं, कौन है? यूथ ही है ना, ज़्यादातर जो यूथ ही है। तो वो यूथ जो है बैठ के किन किन ट्रेंड्स को चलाने के अंदर, उन ट्रेंड्स को ऊपर लाने के अंदर उनका क्या अहम किरदार है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा क्रेडिट जाता है। और सारी बात है, इमरान खान साहब की जमात को इसका बहुत क्रेडिट जाता है। तो माशाल्लाह, मतलब उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। और उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब हमारी यूथ को जो है वो इस किस्म के यलगार का सामना है। जनाब इस यलगार के अंदर आपने खुद भी अपना जो है वो हिस्सा डाला हुआ है, मुस्लिम लीग नून ने भी डाला हुआ है और आपने भी इसमें अपना हिस्सा डाला हुआ है। उसके बाद एक और बात उन्होंने की कि जनाब मुझे जब बताया जाता है कि जनाब यूट्यूब के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर कोई ऐसा मवाद आ जाता है, तो उसके बाद जो है वो मैं पीटीए को जो है वो मैं कॉल करता हूँ। क्या फरमाया उन्होंने, ज़रा देखिएगा। कई दफ़ा मुझे आता है कि जी यूट्यूब के ऊपर या किसी के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर ये कंटेंट आया, मैं उनको पीटीए को टेलीफोन करता हूँ, वो ब्लॉक कर देते हैं साइट, अगले दिन कोई और निकल आती है। ये आपने उनकी गुफ्तगू सुनी कि जनाब मैं पीटीए को कॉल करता हूं और उसके बाद जो है वो मैं उसको ब्लॉक करवा देता हूं, लेकिन ये मवाद जो है दोबारा आ जाता है। आप सिर्फ मुझे एक बात बताइए, अभी पिछले दिनों फवाद चौधरी साहब जो है ये फरमा रहे थे, बात हो रही थी तहरीक लब्बैक के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाने की, तो फवाद चौधरी साहब ने बात कही कि जी इमरान खान साहब बादशाह थोड़ी हैं कि वो इस किस्म के जो है वो फैसले करें। भाई आपके मुल्क का जो बादशाह है ना, जो आपके मुल्क का वजीर आज़म है, वो खुद ये बता रहे हैं कि पीटीए के अंदर जो है कौन सी वेबसाइट को ब्लॉक करना है तो क्या करना है, ये पीटीए को खुद वो फ़ोन करके काम ये करवा रहे हैं। आप जरा सोच सकते हैं कि मुल्क के वजीर आज़म का अब ये काम है कि वो बैठ के वेबसाइट्स ब्लॉक करवा रहा है कि जनाब ये फलां कंटेंट को ब्लॉक कर दो। तो इस तरह तो मेरा मतलब इमरान खान साहब यहाँ पे कोई भी ऐसी भी आवाज़ जो उनके मुखालिफ हो, जो उनके खिलाफ बात कर रही हो, तो उसको ब्लॉक भी जो है वो इमरान खान साहब करवा सकते हैं। क्या आप ये कभी सोच सकते हैं कि किसी डेमोक्रेटिक मुल्क के अंदर या कोई ऐसा मुल्क जहाँ पे एक पूरा निज़ाम है, वहाँ पे इस तरह का जो है वो अमल दखल हो सके? आप सिर्फ मुझे इतनी बात बता दीजिए, वेस्ट के अंदर आपके ख्याल में इंग्लैंड के अंदर या अमेरिका के अंदर जो है मुल्क का सदर या मुल्क का वजीर आज़म जो है वो बैठ के कंटेंट्स ब्लॉक करवाता है सोशल मीडिया के ऊपर? ये एक प्रॉपर एक निज़ाम होता है, एक प्रॉपर टीम बैठती है, वो बैठ के एसेस करती है, आप उसको एक गाइडलाइन देते हैं और उसके मुताबिक उनका काम होता है। ये आपका काम थोड़ी होता है कि आप फलां चीज़ को ब्लॉक कराएं और फलां चीज़ को ब्लॉक ना करवाएं, ये आपका काम नहीं होता। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ने आज ये बात भी मान ली कि पीटीए को वो भी फ़ोन करके जो है वो चीज़ें ब्लॉक करवा देते हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा जी जो कौम बुराई को एक्सेप्ट कर जाती है, अच्छे बुरे की तमीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब इसके ऊपर इन्होंने क्या फरमाया, ज़रा देखिएगा। जब एक कौम अच्छे बुरे की तमीज़ ख़त्म करती है, कौम मर जाती है। जब कौम बुराई को एक्सेप्ट कर जाती है, कौम मर जाती है। आप जब बुरे को बुरा नहीं कहते और उसको एक्सेप्ट कर जाते, तो इसका मतलब कि आपका जवाल शुरू हो गया। तो जनाब उन्होंने कहा कि जी जहां पे जिस मुआशरे के अंदर अच्छाई बुराई की जो है वो तमीज़ ख़त्म हो जाती है, उस मुआशरे का बेड़ा गर्क हो जाता है, उस सिविलाइजेशन का जो है उस मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाता है, उस कौम का बेड़ा गर्क हो जाता है। अच्छाई बुराई को इमरान खान साहब आपने जितना और जिस तरह एक्सेप्ट किया है, बुराई को ख़ास तौर पर, उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये वही MQM है जिसके खिलाफ आप एक ज़माने में जाके लंदन की अदालतों में मुकदमात करना चाहते थे। इस पूरी MQM की हिरार्की को, जो आज जिसके साथ इत्तेहाद के अंदर आप बैठे हुए हैं, इनके ऊपर आप खून रेजी के, भत्ताखोरी के, बोरीबंद लाशों के इल्ज़ामात लगाया करते थे। फ़र्क सिर्फ इतना आ गया कि बीच में से अल्ताफ़ हुसैन निकल गया, तो आपने पूरी की पूरी MQM को उसी तरह एक्सेप्ट कर लिया। और इसके अलावा और मेरे पास पूरी एक लिस्ट है, मतलब वो किधर गया वो शुगर माफिया, किधर गई वो शुगर कमीशन की रिपोर्ट, कहाँ एक्शन हुआ उन लोगों के खिलाफ? किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं हुआ, वो वैसे के वैसे आज़ाद घूम रहे हैं। तो बुराई को तो आपने भी एक्सेप्ट किया और अपनी मर्जी से जिस तरह आपको दिल किया आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो और अभी ये रिसेंटली जो तहरीक लब्बैक का जो मामला था, पहले आपने बैठ के हमें पूरा एक भाषण दिया कि जनाब रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह अमल दरामद होगी और उसके ऊपर किसी किस्म की कोई छूट नहीं होगी,
सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया आपने। वो बेचारे वो जो पुलिस एहलकार थे वो जिस तरह शहीद हुए, किधर गई उनकी कुर्बानियां, किधर गई उनकी शहादतें? कुछ भी नहीं हुआ, आपने एक्सेप्ट कर लिया सब कुछ। और उसी तरह अब एक एक करके ये देख रहे हैं, ये सामने ये समरी देख रहे हैं ये सामने कि जी कलअदम वो जो तहरीक लब्बैक को जिसको खुद आपने कलअदम किया था, अब आप खुद उसकी पाबंदी हटाने के लिए जो तगदुआ कर रहे हैं। ये है, इसको कहते हैं किस तरह जो है वो घुटने टेके जाते हैं। अच्छाई बुराई को किस तरह एक्सेप्ट किया जाता है ये मत बताइएगा। हाँ, उसके बाद मगरिब की उन्होंने जनाब एक एग्जांपल दी कि जी यहाँ पे जो है वो सेनेट के अंदर लोग बिक जाते हैं। मगरिब के अंदर आप सोच सकते हैं कि कभी कोई बिक जाए और वहां पे अगर कोई कसूरवार होता है तो वो अपना ओहदा छोड़ देता है। क्या फरमाया उन्होंने, जरा देखिएगा। कि वहां का और हमारी जो मोरालिटी है, जो एथिक्स है, जमीन आसमान का फर्क है। उनकी जो पार्लियामेंट है वो चलती कैसे है? वहां क्यों नहीं कोई पैसे चलते जिस तरह हमारे सेनेट के ऊपर लोग बिकते हैं? वहां क्यों नहीं होता? वहां कभी तस्वर ही नहीं है कि कोई हॉर्स ट्रेडिंग होगी, जब पैसे चल के जनाब वो इधर से उधर चले जाते हैं मेंबर्स पैसे। ये क्यों नहीं वहां कॉन्सेप्ट? क्योंकि उनकी मॉरल स्टैंडर्ड्स हमारे से बहुत ऊपर है। ये जनाब आपने उनकी गुफ्तगू सुनी कि जी मगरिब के अंदर जो है वो कभी कोई सोच सकता है कि वो इस चीज को कभी एक्सेप्ट करे? जी बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। मगरिब को यहां तक पहुंचते पहुंचते कई सदियां लगी हैं। मॉरल ग्राउंड उनका उसके बाद जाके बना है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उन्होंने वहां पे डिबेट की इजाजत दी। वहां पे इस बात की इजाजत दी कि आप इख्तलाफ कर सकें, आपके अगेंस्ट अगर कोई बात आपके नजरिए से आपके मुखालिफत में अगर कोई बात कर सकता है तो फिर आप उसको इजाजत देते हैं कि हाँ ठीक है कीजिए इख्तलाफ, आइए बैठ के डिबेट करते हैं। वहां पे इस तरह नहीं होता था कि जनाब अगर कोई इख्तलाफ कर रहा है तो आप जो है उसको या तो नौकरी से निकलवा दें या वो बंदा ही उठवा लें। आपके दौरे हुकूमत में जिन लोगों ने इख्तलाफ किया, जिन्होंने आपके ऊपर तनकीद की, उनको यहां से उठवाया भी गया। ठीक है, ये आपके दौरे हुकूमत में सब कुछ हुआ है। तो मगरिब की मिसालें आप बेशक दीजिए, लेकिन एक दफा बैठ के अपना ट्रैक रिकॉर्ड जरूर देख लीजिए। आपके यहां पे लोग दोहरी शरीयत के अंदर जो है वो अपने केसेस भुगता रहे थे, आपने उनको कौमी असेंबली से निकाल के सेनेट की जगह दी। ऐसे लोग जो मशहूर थे कि अपने पैसे के बलबूते के ऊपर सियासत करते हैं, आपने उनको सेनेट के टिकट दिए और उनको सेनेट के अंदर आपने पहुंचाया भी। जहां जहां पे एथिक्स का बेड़ा गर्क किया जा सकता था, आपने वो बेड़ा गर्क किया है, आपने हिस्सा डाला है सारी चीज के अंदर। तो इसलिए मगरिब की एग्जांपल जरूर दीजिए। मगरिब के स्कॉलर्स को जरूर एक दफा देख लीजिएगा कि उन स्कॉलर्स ने डिबेट की, इख्तलाफ किया, लेकिन तहजीब के अंदर इख्तलाफ करते हुए उसके बाद ये कौमें यहां तक पहुंची हैं। आपस में बैठ के बात होती थी, उसके बाद लोग फैसला करते थे कि हाँ ये सही है या ये गलत है। ये नहीं होता था कि जी जो भी आपके मुखालिफ है, मिसाल के तौर पर आप अगर अमरीका को उठा के देख लें, रिपब्लिकन हैं, डेमोक्रेट्स हैं, दोनों इख्तलाफ करते हैं लेकिन डिबेट करते हैं, इख्तलाफ के साथ ही उसके बाद ऊपर चलते हैं। इस तरह नहीं होता कि आपकी ये कोशिश होगी जी मैं पूरी दूसरी पार्टी को जो है सफा हस्ती से मैं मिटा दूं। उसके बाद उन्होंने एक और बात, हाँ उसके बाद उन्होंने ऑपोजिशन लीडर के हवाले से बात की कि जी मैं ऑपोजिशन लीडर के बारे में मुझे कहते हैं कि जी आप हाथ नहीं मिलाते और मैं उनसे क्यों नहीं हाथ मिलाता। क्या फरमाया उन्होंने, जरा देखिएगा। मुझे कहते हैं जी वो ऑपोजिशन लीडर है, आप उसे हाथ नहीं मिलाते। उसके ऊपर अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं, मैं उसके ऊपर हाथ मिलाता हूं तो मैं एक्सेप्ट करवा देता हूं माशरे में कि बुरी चीज ही नहीं है ये आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। ये कहते हैं जी शहबाज शरीफ से मैं इसलिए हाथ नहीं मिलाता क्योंकि उनके ऊपर जो है वो करप्शन के बहुत इल्जामात हैं, तो मैं इस वजह से उनसे हाथ नहीं मिलाता। मैं इमरान खान साहब की इस मिसाल को एक्सेप्ट कर लेता, मैं बिल्कुल इसको एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आपने उस शख्स के साथ जाके इत्तेहाद किया जिसको आपने पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा था, और वो है परवेज इलाही साहब। याद है मैंने आपसे सवाल किया था इंटरव्यू के अंदर कि जनाब जिसको सबसे बड़ा डाकू कहते थे उससे जाके आपने हाथ मिला लिया, किधर गया ये सब कुछ? तो जनाब जहां पे आपने हाथ मिलाना होता है ना, जहां पे आपको फेवर कर रही होती है चीज, जहां पे आपकी नजर में ये सब कुछ ठीक है, वहां पे आपने उन लोगों से हाथ मिला भी लिया। यहां पे प्रॉब्लम ये, यहां पे हाथ मिलाना आपको सियासी तौर पे फिलहाल जो है वो आपके लिए काबिल कबूल नहीं है। मुस्लिम लीग नून के ऊपर इसी नवाज शरीफ पे, इसी शहबाज शरीफ पे इल्जामात करप्शन के पहले भी हुआ करते थे, परवेज मुशर्रफ के दौर में भी होते थे, लेकिन इसके बावजूद आप इनके साथ आके खड़े होते थे। लेकिन अब ये चूंकि आपके सियासी मुखालिफ हो गए तो अब आपको ये लगता है कि जी इनके ऊपर चूंकि करप्शन के चार्जेस है तो मैंने हाथ नहीं मिलाना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मत मिलाइए हाथ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथ ही साथ अपने इत्तेहादियों की तरफ भी एक दफा निगाह दौड़ाइएगा जरूर कि वहां पर कितने लोग हैं जिनके साथ आपने हाथ मिलाए हुए। आपकी अपनी पार्टी के अंदर कितने लोग हैं जिनके ऊपर बड़े सवेर किस्म के इल्जामात हैं, करप्शन के इल्जामात हैं, लेकिन आपने फिर भी उनको हाथ मिलाया। आपने यहां पर जहांगीर तरीन के बारे में जब सुप्रीम कोर्ट से उनके खिलाफ फैसला आ चुका था
कि जनाब इनको ना अहल किया जाए, आपने फिर भी उनको हाथ में लाया, आपने फिर भी उनको पार्टी के अंदर रखा और आप फिर भी उनको पार्टी के अंदर चलाते रहे। आपके कई वुज़रा के ऊपर बड़े सवेर किस्म के इल्जाम लगे, लेकिन आपने फिर भी उनके साथ हाथ में ला के रखा, आपने उनको छोड़ा नहीं। उसके बाद एक और एग्जाम्पल उन्होंने दी, जो आखिरी 7वां जो तजाद था वो ये था कि जी जापान के अंदर बच्चों को एथिक्स जो है वो शुरू से सिखाया जाता है, उनको दिखाया जाता है कि जी एथिक्स ये हैं, एथिक्स क्या चीज़ होते हैं और अच्छे बुरे की तमीज़ किस तरह होती है। क्या फरमाया, ज़रा सुनिएगा। जापान के अंदर पहले 7 क्लासेस के अंदर वो बच्चों को शिंटोइज्म, जो उनका दीन है, उसके एथिक्स पहले सिखाते हैं। मैथ्स और उसके अलावा एथिक्स सिखाते हैं बच्चों को, अच्छे बुरे की तमीज सिखाते हैं। कानून अलहदा हैं, लेकिन जो एथिक्स है, और आप जापान में चले जाओ आप हैरान हो जाएंगे। ये आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि जनाब एथिक्स के साथ जो है वो काम होता है, और एथिक्स ना हो तो फिर मुआशरे का बेड़ा गर्क होता है। तकरीबन वही बात थी जो इन्होंने पहले भी कही थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एथिक्स बिल्कुल सिखाइए, लेकिन एथिक्स को फॉलो करना भी सिखाइए। एथिक्स के अंदर ये भी शामिल होता है कि जब अगर एक बात कह दी जाए तो उससे फिरना नहीं है, क्योंकि उसको यू टर्न कहते हैं। एथिक्स ये भी कहता है कि जिस शेख रशीद को आप एक ज़माने में कहते थे कि मेरा चपड़ासी भी ना मैं रखूँ, और अल्लाह ना करे कि मैं कभी शेख रशीद जैसी कभी सियासत करूँ, आज वही शेख रशीद पहले आपका वजीर रेलवे रहा और उसके बाद आपका वजीर दाखिला भी बन गया। एथिक्स आपको यह भी कहता है कि उस शख्स को लाके सीट के ऊपर बिठाओ जो मेरिट की बुनियाद के ऊपर हो। यहां पे आपने किन किन दोस्तों को, किन किन अपने चाहने वालों को, किन किन उन लोगों को जो आपके साथ शौकत खानम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहे, आपने उनको बैठ के सीटों पे नवाजा। ये एथिक्स के अंदर नहीं आता। एथिक्स तो इस बात की इजाजत ही नहीं देता कि इस तरह हो। एथिक्स इस बात की इजाजत भी नहीं देता कि अगर आपके ऊपर इल्जामात हो तो जिस तरह आप आज दूसरे लोगों को टीवी के ऊपर बैठने नहीं देते कि जी ये मफरूर है, तो एक जमाने में एथिकली ये सब कुछ आपके ऊपर भी इल्जामात थे, लेकिन इसके बावजूद आप टीवी के ऊपर आके इंटरव्यू भी देते थे और टीवी पे आप अपेयर भी होते थे और सब कुछ होता था। एथिक्स तो ये भी कहते हैं कि जिस तरह आपने नवाज शरीफ को बाहर भेजा और उसके बाद आपने कहा कि जी मैंने वापस लेकर आना है, उसी तरह आपको परवेज मुशर्रफ को भी वापस लाना चाहिए था। एक अदालत ने उन्हें भी मफरूर करार दिया हुआ है, लेकिन आपने उस सिलसिले में कुछ नहीं किया। तो एथिक्स जो है वो वाकई बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन बात का मजा तब आता है उन एथिक्स को अगर इमरान खान साहब आप खुद भी फॉलो करें। ये थे वो 7 तजादात जो आज इमरान खान साहब की तकरीर के अंदर थे। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।